प्राकृतिक वातावरण या जिसको हम वास्तविक वातावरण कहें या नेचुरल एनवायरनमेंट। उसके अलावा एक और वातावरण होता है जिसका जन्मदाता कहा जाता है मानव को या इंसान को, और इसे नाम देते हैं सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण या कल्चरल एनवायरनमेंट, ये दोनों क्या होता है, तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसको हम देखते हैं कि प्राकृतिक वातावरण होता क्या है। मुख्य तौर पर प्राकृतिक वातावरण में कहते हैं कि वे सारी वस्तुएं, हालांकि कल इसको बता चुका था, फिर भी वे सारी वस्तुएं जो प्राकृतिक तौर पर निर्मित हों, जिनका जिनके निर्माण में मानव का किसी प्रकार का कोई भी योगदान या भूमिका नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं आएंगी जो कि प्राकृतिक वातावरण का हिस्सा हो सकती हैं। तो इसमें हम घटक तत्वों को देखते हैं, जैसे कि वायु हो गया सबसे पहले, फिर जल, फिर मृदा, फिर खनिज पदार्थ। इसके अतिरिक्त सूर्य का प्रकाश, इसके अलावा वन, जंगल, वनस्पति, इसके अलावा आएगा जलीय वनस्पति। इसके अतिरिक्त हम शामिल कर सकते हैं समस्त जीव जंतु। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मानव को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि मानव कहा जाता है कि मानव प्राकृतिक वातावरण का अंग नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक वातावरण का अंग है। सांस्कृतिक वातावरण में हम आते हैं तो कहते हैं कि प्राकृतिक वातावरण से बिल्कुल अलग एक ऐसी व्यवस्था पाई जाती है जिसमें कुछ तत्वों का निर्माण मानव के द्वारा होता है या मानव से जुड़ा होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तकनीक, ठीक है, उसके अलावा यातायात या परिवहन, उसके अलावा निवास स्थान, उसके अतिरिक्त है कृषि, पशुपालन, फिर पुल निर्माण, उद्योग, ठीक है, संचार सेवाएं, और इसके अलावा ऊर्जा स्रोत, एनर्जी रिसोर्सेस। कहा जाता है कि ये सारी चीजें होती हैं जो कि सांस्कृतिक वातावरण का एक हिस्सा होती है। कहा जाता है कि एक मानव जो होता है या इंसान होता है, वो वातावरण या पर्यावरण का वर्तमान समय में सबसे शक्तिशाली या सबसे शक्ति संपन्न घटक तत्व है या कार्यकर्ता है। इस प्रकृति ने अगर जितने भी जीव जंतु और जो भी जैविक जगत का निर्माण किया है, तो उसमें मनुष्य सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास एक मस्तिष्क है, एक ऐसा मस्तिष्क जो कि विचारशील है। वह बहुत सारी बातें सोचता है और उस सोच के अनुसार बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है। वो अपने आसपास एक सांस्कृतिक दृश्य भूमि या कल्चरल लैंडस्केप का निर्माण करता है, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी।
आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सांस्कृतिक वातावरण में वे सारी वस्तुएं, वे सारे तत्व शामिल किए जा सकते हैं, जिसके निर्माण में किसी न किसी रूप में मानव का योगदान होता है। आप देखिएगा कि जल, वायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश और बाकी चीजों को बनाने में मानव का योगदान नहीं होता है, किंतु मैं सांस्कृतिक वातावरण में जो लिखा हुआ हूँ, इन सभी के निर्माण में या बनने में किसी न किसी रूप में मानव का एक निश्चित भूमिका माना जाता है। तो यही दरअसल पर्यावरण का विभाजन था, दो अलग-अलग भागों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्यावरण एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा। लिखते लिखते पेन भी खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। ओके। पर्यावरण शिक्षा या एनवायरमेंटल एजुकेशन। आमतौर पर हम देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा खास तौर पर जब मानव और मानव की जो गतिविधियां थी, कुछ ऐसी गतिविधियां जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती थी, और उसके बाद ध्यान दिया जाने लगा कि पर्यावरण को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। उस दिशा में पर्यावरण शिक्षा एक अनिवार्य जरूरत बन गई, और विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना अनिवार्य हो गया पर्यावरण शिक्षा को। तो सबसे पहले अगर कोई व्यवस्था आता है तो उसके पीछे एक हमेशा से एक कोई समिति या कमेटी काम करती है। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में भी एक कमेटी कार्य करती थी, और इसे कहा जाता है तिवारी कमेटी। तिवारी कमेटी जो कि 1980 में इसने अपनी क्या दी थी रिपोर्ट। किसके संबंध में? पर्यावरण शिक्षा के संबंध में 1980 में तिवारी कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसमें ये बात कहा गया था कि देश में वातावरण या पर्यावरण को लेके शिक्षा की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति सचेत हों, जागरूक हों, और वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। अब ये रिपोर्ट जो था 1980 का जो रिपोर्ट आया था, इसकी जो विषय वस्तु थी वो क्या क्या थी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अर्थात तिवारी कमेटी ने 1980 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसमें कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए थे, एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। अच्छा, आज का टेस्ट कितने बजे है श्रद्धा? हेलो श्रद्धा। हाँ, बोल रहा हूँ टेस्ट कितने बजे से है, मैं टेस्ट कितने बजे टाइमिंग सेट किया हूँ आज का? आज मेरे ख्याल से आज मैं गलती से 9 बजे डाल दिया हूँ, और उसको चेंज करते बन नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी हम 8:58 तक 58 मिनट तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद आप टेस्ट अटेंड कीजिएगा। कल से मैं कंटिन्यू 9:30 का ही रखूंगा टेस्ट।
हाँ आज। हाँ। ओके, बन जाएगा। ओके, कल अवकाश रहेगा, 2 तारीख से ही करेंगे। 1980 में जो तिवारी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके जो विषय वस्तु है, तो उसमें कुछ बातों को बस ध्यान में रखिएगा, जो शायद पूछा जा सकता है। इसमें क्या था? चेतना, दूसरा कौशल, तीसरा ज्ञान, चौथा मूल्यांकन, योग्यता। तो ये 4 ऐसे मापदंड निर्धारित किए गए थे तिवारी कमेटी की रिपोर्ट 1980 में, और इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम या फिर विषय के तौर पर पर्यावरण को शामिल करने का एक सिफारिश किया गया था भारत में, स्कूली और महाविद्यालय की शिक्षा में। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक। इसके बाद कल जब हम, कल तो नहीं, कल अवकाश रखते हैं फिर नेट का। परसों जब हम आएंगे तो परसों देखेंगे वातावरण शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत, और इसके कुछ कार्यक्रम थे। और हमारा जो मेन टॉपिक होगा पर्यावरण का, वो पॉल्यूशन या प्रदूषण से जुड़ा है। तो परसों ही हम उसी पे आ जाएंगे। परसों 1 घंटे की जब कक्षा होगी तो हम काफ़ी कुछ उसमें पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी आप टेस्ट देना। और मेरे ख्याल से आज अनुसंधान अभिक्षमता का है। आपका तैयारी कैसा था अनुसंधान अभिक्षमता का? श्रद्धा? हेलो? हाँ, बोल रहा हूँ, आपका तैयारी कैसा था अनुसंधान का? चलिए, उसमें मैं लगभग 50 क्वेश्चन रखा हूँ, तो आप सॉल्व उसको कीजिए अभी 9 बजे से ही। ऑल द बेस्ट रहेगा, ठीक है? बताइएगा कैसा रहा परफॉर्मेंस। ओके, फिर आप लेफ्ट ले लीजिए, अभी मैं भी लेफ्ट। हाँ, गुड नाइट।